गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रो। और आज हम सीखेंगे ऑपरेशनल रिसर्च के बारे में। तो ऑपरेशनल रिसर्च जो है उसमें से एक छोटा चैप्टर है, वो मैंने आज चूज किया है, जिसका नाम है सिमुलेशन। ये वाला जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली तो सिमसरी बच्चों के लिए है, जो सिमसरी में सेकेंड सेम में है उनके लिए है। लेकिन अगर आप लोग दूसरे कॉलेज के भी हो और आप लोगों को जो चैप्टर है, आप लोग के करिकुलम में अगर चैप्टर है ऑपरेशनल रिसर्च का, तो ये आप लोग के लिए भी काफी यूजफुल होने वाला है। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग एमबीए एमएमएस नहीं कर रहे, आप लोगों को अगर ऑपरेशनल रिसर्च चैप्टर नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है आप लोगों के करिकुलम में, तो ये वाला वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल नहीं होगा और आप लोग यहीं पे जो है वीडियो बंद कर सकते। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अपन डीप डाइव करते हैं सिमुलेशन चैप्टर के बारे में और उसके कंसेप्ट जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग विथ सिमुलेशन चैप्टर, मैं आप लोग को बताता हूँ कि ऑपरेशनल रिसर्च यानी कि जो ओआर है उसमें कितने कितने चैप्टर्स आते हैं। तो उसमें रहता है सिंप्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन, एलपीपी। एलपीपी ग्राफिकल मेथड में रहता है और दूसरा भी एक मेथड रहता है। फिर डुअलिटी है, सिमुलेशन है, असाइनमेंट है, गेम थियरी है, क्यूइंग थियरी और डिसीजन थियरी। तो ऐसे 9 सब टॉपिक्स है जिसमें ऑपरेशनल रिसर्च का पूरा जो सब्जेक्ट है वो कवर होता है। तो इसमें से भी मैंने ऑर्डर में नहीं गया, मैं ऐसा वीडियो जो है ऑर्डर वे में नहीं बना रहा हूँ, मैं रैंडम बना रहा हूँ। जो भी इजी चैप्टर है मैं वो पहले सिखा रहा हूँ और फिर उसके बाद जो है डिफिकल्ट चैप्टर का मैं सब्सिक्वेंटली वीडियोस निकालते जाऊंगा। तो सिमुलेशन का जो चैप्टर है ये आज कंप्लीट कर देंगे, तो फिफ्थ पॉइंट जो है, फिफ्थ टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सिमुलेशन जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस में क्या कीवर्ड्स रहते हैं, कैसे सिमुलेशन का जो क्वेश्चन है वो ये कैसे समझ में आते हैं कि सिमुलेशन चैप्टर का है कि नहीं, ये पहले देख लेते हैं। तो पहले जो टॉपिक है वो है कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन। कि आप लोग को समझेगा कैसे कि जो क्वेश्चन गिवन है वो सिमुलेशन चैप्टर में है कि कोई और चैप्टर का है। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर में आता है क्वेश्चंस, तो बच्चे लोग जनरली यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन से चैप्टर में क्या करके। तो क्योंकि जब लेक्चर में सिखाएंगे तो आप लोग को एक चैप्टर का टॉपिक दिया होगा और वो चैप्टर से जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोग को इजी वे में वो आइडेंटिफाई हो जाएगा और आप लोग को स्पेसिफिक स्टेप्स पता हुआ है किससे आप लोग वो क्वेश्चन को टैकल करना है। लेकिन जब एग्जाम में सब जम्बल दिया होता है तो आप लोग को एक डिफिकल्टी होती है कि आप लोग कैसे वो क्वेश्चन को टैकल करेंगे और कौन से चैप्टर का है वो आइडेंटिफाई करने में। तो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए 3 कीवर्ड ढूंढा हुआ है जिससे आप लोग जल्दी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कौन से चैप्टर में से है। तो सिमुलेशन जो चैप्टर है इसका जो 3 कीवर्ड वो है ये है। पहले तो प्रोबेबिलिटी गिवन होगा, दूसरा जो है वो है रैंडम नंबर्स और तीसरा जो है वो सिमुलेशन जो वर्ड है वो खुद क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो जब भी क्वेश्चन में आप लोग को मिल जाएगा कि सिमुलेशन वर्ड है तो आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो सिमुलेशन का है और एक स्पेसिफिक स्टेप से आप लोग क्वेश्चन को पूरी तरीके से टैकल कर पाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा और आप लोग को जो कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन है वो भी समझ में आया। तो अभी देखते हैं मोंटे कार्लो मेथड। जो मेथड है आप लोग को सिमुलेशन सॉल्व करने में यूज होता है। तो सिमुलेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो जो मेथोडोलॉजी यूज किया रहता है उसका नाम है मोंटे कार्लो मेथड। ठीक है। तो मोंटे कार्लो मेथड यूज किया रहता है सिमुलेशन के लिए। तो आप लोगों को मोंटे कार्लो मेथड के लिए जब भी क्वेश्चन टैकल करना है तो बेसिकली 4 स्टेप पे सॉल्व करना है। तो 4 स्टेप क्या है? पहले एक 4 कॉलम का टेबल बनाइए। ये मैंने खुद से डेवलप किया है कि आप लोगों को कैसे इजी वे में जो भी क्वेश्चन है वो टैकल कर सकते। तो फर्स्ट स्टेप जो है आप लोग को एक 4 कॉलम टेबल बनाना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में आप लोगों को जो है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ढूंढना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में रैंडम नंबर इंटरवल, ये एक कैटेगरी होता है, ये एक कॉलम का नेमिंग है और वो क्या है मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब आप लोग को डिटेल में बता दूंगा। लेकिन आप लोग ये जो स्टेप्स है वो ध्यान में रख लेना कि क्या क्या स्टेप्स है करके। तो ये थर्ड स्टेप हो गया, फाइंड रैंडम नंबर इंटरवल। और फोर्थ स्टेप जो हुआ वो हुआ मेक अगेन ए टेबल विथ 3 कॉलम। तो आप लोग समझ में, पहले एक 4 कॉलम का टेबल बनाना पड़ेगा, फिर वो 4 कॉलम में क्या क्या डिटेल है मैं वो बता देता हूँ। तो पहला जो कॉलम रहेगा उसमें ये रहेगा कि जो भी इनपुट वेरिएबल दिया हुआ है वो आप लोग को वहां पे लिखना है, इजी। और सेकंड जो कॉलम रहेगा उस पे आप लोगों को जो प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी गिवन है वो आप लोग को लिखना पड़ेगा।
ठीक है, जनरली प्रोबेबिलिटी ही लिखते हैं सेकंड वाले जो कॉलम में उसमें। तो फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो फ्रीक्वेंसी को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी में। तो फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अगर समझो आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है F1, F2, F3 ऐसा डॉट डॉट करके, ठीक है, तो ऐसा दिया होगा और आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ इनपुट वन, ये देखो ये इनपुट वन का फ्रीक्वेंसी वन है, इनपुट टू का फ्रीक्वेंसी टू है, इनपुट थ्री का फ्रीक्वेंसी थ्री है, ऐसा दिया हुआ है डेटा। तो आप लोग को अभी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इनपुट वन ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? तो F1 लिख दोगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सारे फ्रीक्वेंसी का समेशन लिख लो, तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे करने से आप लोग को जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इनपुट वन मिलेगा, इजी। तो सेकेंड कॉलम जो है उस पे आप लोगों को प्रोबेबिलिटी लिखना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनपुट वन और यहाँ पे रहेगा इनपुट वन। अभी थर्ड कॉलम जो है, थर्ड कॉलम में आप लोग को क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी लिखना है। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? अभी P1 के लिए तो क्यूमुलेटिव वैल्यू P1 ही रहेगा, लेकिन P2 जब रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इनपुट 2, तो उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू हो जाएगा P1 प्लस P2। इजी, यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो ये हुआ तीन कॉलम। और फोर्थ कॉलम जो है, फोर्थ कॉलम आएगा रैंडम नंबर इंटरवल के बारे में। तो रैंडम नंबर इंटरवल क्या है? जब आप लोग को क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मिलता है तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू रहेगा P1, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि P1 का वैल्यू 0.80 है समझो, तो उसका रैंडम नंबर इंटरवल जो है वो 80 हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 80 हो जाएगा और उसके अराउंड जो है आप लोगों को रैंडम नंबर इंटरवल मिलेगा। इंटरवल यानी क्या? उसका स्टार्ट नंबर होना चाहिए, एंड नंबर होना चाहिए। तो एक स्टार्ट नंबर आपको मिलेगा और एक एंड नंबर आपको मिलेगा, तो ऐसा। तो और जो ये 0.80 होता है उसका करस्पॉन्डिंग में रैंडम नंबर इंटरवल 80 नहीं आएगा, उसके नीचे वाले नंबर पे आएगा 80। ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब बहुत इजी वे में मैं आपको समझा दूंगा, तो आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा वो वाले बारे में। ठीक है, तो ये रैंडम नंबर इंटरवल निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है एक टेबल बनाना पड़ेगा 3 कॉलम्स का। तो वो क्या है, वो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इन डेप्थ देख लेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। और जो भी सिमुलेशन चैप्टर है इसमें मैं 2 क्वेश्चन टैकल करूंगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन होगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा जिसमें आप लोग का कंसेप्ट डेवलप करवाऊंगा। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा जिसमें सिर्फ सिमुलेशन का कंसेप्ट नहीं, उसके साथ साथ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लॉजिक लगाना पड़ेगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब कंसेप्ट के बारे में बताऊँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से टैकल करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं कि जो मोंटे कार्लो मेथड है कैसे यूज करना है सिमुलेशंस के। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं अभी ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। ए बेकरी कीप स्टॉक्स ऑफ अ पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ केक। प्रीवियस एक्सपीरियंस शोज द डेली डिमांड पैटर्न फॉर द केक्स विद एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी। तो मैंने बताया था कि 3 कीवर्ड है, तो उन 3 कीवर्ड में पहला कीवर्ड अपने को मिल गया जो है प्रोबेबिलिटी। तो मैं यहाँ पे जो है एक डायलेमा में रहूंगा कि ये चैप्टर जो है सिमुलेशन का है कि कोई और चैप्टर का है करके। तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट कीवर्ड मिला प्रोबेबिलिटी का। तो अभी भी मैं फाइनलाइज नहीं करूंगा कि ये सिमुलेशन का है, मैं और डेटा जो है वो चेक करूंगा। तो अभी जो है आगे पढ़ते हैं। यूज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ 10 रैंडम नंबर्स। तो रैंडम नंबर्स अपने को पता है कि ये सेकेंड कीवर्ड हो गया, बरोबर ना? मैंने 3 कीवर्ड बताया था कि पहला कीवर्ड है प्रोबेबिलिटी, सेकेंड कीवर्ड है रैंडम नंबर और थर्ड कीवर्ड जो है वो सिमुलेट है करके। तो यूज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ 10 रैंडम नंबर टू सिमुलेट द डिमांड फॉर नेक्स्ट 10 डेज। तो सिमुलेट भी आ गया। तो यहाँ पे जो है आप लोग को तीनों कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं, तो अपन डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये रहेगा सिमुलेशन चैप्टर में से। ये समझ में आया कि ये वाले क्वेश्चन को कैसे अपन ने सिमुलेशन चैप्टर में रख दिया, इजी। तो अभी देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन कैसे लिखना है। तो पहले सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या बताया था? मैंने बोला कि एक 4 कॉलम टेबल बनाना है। तो मैं एक 4 कॉलम टेबल ला लेता हूँ इधर।
ठीक है, तो अभी ये 4 कॉलम टेबल पे जो है इसमें क्या वैल्यू लिखना है वो देखते हैं। तो पहला जो है यहाँ पे मैं इनपुट वेरिएबल लिखूँ। ठीक है, इनपुट वेरिएबल आएगा यहाँ पे। तो इनपुट वेरिएबल ये वाले क्वेश्चन में आएगा 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और ये लास्ट वैल्यू आ जाएगा 50। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे लिखना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, 0.01, 0.20। तो वो सब वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो अभी जो है प्रोबेबिलिटी वैल्यू लिख दिया और ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू कि ये इनपुट को जो प्रोबेबिलिटी है वो वैल्यू लिख देगी। अभी मैंने थर्ड कॉलम पे क्या लिखना है बोला है, मैंने थर्ड कॉलम पे ये बोला है कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी लिखोगे। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी लिखना पड़ेगा। तो पहले वाले के लिए तो सेम लिख दोगे, लेकिन जो दूसरा वैल्यू है इस पे पहले वाला ऐड कर देंगे। तो 0.01 प्लस 0.20 कितना होगा, 0.21 हो जाएगा। ठीक है, 0.21 हो गया। फिर उसमें 0.15 ऐड करेंगे तो 0.36 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 0.86, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0.98 और लास्ट में हमेशा चेक कर लेना कि वैल्यू जो आता है आपको आता है 1, क्योंकि जो भी प्रोबेबिलिटी रहता है उसका एडिशन होता है 1 में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब समझ में आया कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल पाए। अभी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के बाद जो करना है वो है रैंडम नंबर इंटरवल। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में RNI लिख देता हूँ कि रैंडम नंबर इंटरवल। तो रैंडम नंबर इंटरवल कभी भी आपको निकालना है तो जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा वैल्यू, आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ 1। लेकिन 1 यहाँ पे मत लिखना, उसके नीचे वाले रो पे लिखना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा 36, यहाँ 86 और लास्ट में आ जाएगा 98। यहाँ तक समझ में आया। ये एक स्टेप है कि आप लोग को जो वैल्यू है वो नीचे लिखते जाना है, ना कि वही सेम रो पे। तो RNI यानी कि रैंडम नंबर इंटरवल कभी भी निकालते हो तो वो नेक्स्ट रो पे लिखना। तो ये लिखने के बाद जो है फर्स्ट वाले को हमेशा, अभी जो यहाँ पे जो वैल्यू मिला है उससे एक माइनस करके ऊपर लिख देना। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 21 - 1 20। तो 36 - 1 35। फिर यहाँ पे हो जाएगा 85 और यहाँ पे हो जाएगा 97 और लास्ट वैल्यू जो आएगा 100 से एक माइनस लिख देना और 99 लिख देना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मैं यहाँ पे इसीलिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा जो रो 1 है 0 होता है करके, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 रहता, वैल्यू 1 के जगह पे 5 रहता, तो 5 रहता तो यहाँ पे 0 to 4 हो जाता था। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में जो है यहाँ पे अपना सेकंड जो रो है, सेकंड रो जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसका इंटरवल जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए जो प्रीवियस इनपुट है यानी कि इनपुट 0 का जो RNA आया ये आया 0। ये फर्स्ट जो टेबल है ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया कि ये वाला जो टेबल बनाया है 4 कॉलम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ तक लिखने का कुछ तो मार्क्स जो है आप लोग को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो जाओ आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो बेसिक इतना तो टेबल जो है ये बना देना। और इसके आगे जो मैं टेबल बता रहा हूँ 3 कॉलम का टेबल है, ये तो आप लोग बना ही लेना। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन कैसे टैकल करना है वो तो देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी जो ये तो इजी क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन कभी कभी डिफिकल्ट आया, लाइक प्रॉफिट निकालना है, अगर वो सब वैल्यू आ जाएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग सिर्फ बेसिक टेबल बना दोगे तो कुछ तो आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा, तो आप लोग को जो है पास होने में मदद कर देगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं फर्स्ट टेबल तो अपना बन गया है, तो सेकेंड टेबल कैसे बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है टेबल 1 अच्छे से समझ में आया होगा। अभी टेबल 1 का डेटा है अपने पास और रैंडम नंबर्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू से कैसे टेबल 2 बनाना है वो देखते हैं। तो टेबल 2 मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो है 3 कॉलम होना चाहिए। तो मैं एक 3 कॉलम लेके आ जाता हूँ। तो 3 कॉलम में आप लोगों को जो है वैल्यू लिखना है। तो क्या लिखना है, पहला जो कॉलम रहेगा वो होगा रैंडम नंबर।
ठीक है, तो पहला कॉलम में जो गिवन डेटा है वो ही लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25, 39। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रैंडम नंबर मैंने पूरा लिख दिया। अभी जो सेकंड कॉलम है वहां पे आप लोग को लिखना है रैंडम नंबर इंटरवल। ठीक है, तो अभी ये 25 है, मैं टेबल 1 से चेक करूंगा कि 25 कौन से दो नंबर के बीच में आता है या फिर कौन से इंटरवल में लाई करता है। तो 25 जो है ये यहाँ पे लाई करेगा 21 से 35 के बीच में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 21 to 35। वैसे ही अभी 39 दिया है, 39 यहाँ पे लाई करेगा 36 to 85। अभी थर्ड वैल्यू जो है 65, 65 भी जो है 36 to 85 पे ही लाई करेगा। सेम विथ 76, तो ये वाला वैल्यू भी मैंने लिख दिया। अभी जो है 12 है, तो 12 कहाँ पे लाई करेगा, 1 to 20 के बीच में लाई करेगा। और 5 भी जो है 1 to 20 के बीच में लाई करेगा। फिर 73 जो है 36 to 85 के बीच में लाई करेगा। फिर उसके बाद 89 जो है 89 यहाँ पे 86 to 97 तक में जो है लाई करेगा, 86 to 97। ठीक है, और 19 नंबर 1 to 20 के बीच में रहेगा। और 49 जो नंबर है वो भी रहेगा 36 से 85 के बीच। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कॉलम 2 जो है ये कैसे वैल्यू लिखना है ये समझ में आया अच्छे से। तो आप लोगों का जो टेबल 1 है वो पूरा फिल हो गया, और टेबल 2 में 2 कॉलम फिल हो गया और एक कॉलम ही जो है वो पेंडिंग रह रहा है। तो अभी तीसरा कॉलम कैसे फिल करना वो देखते हैं। तो तीसरा कॉलम जो है RNI यानी कि रैंडम नंबर इंटरवल जो निकाला है उसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट वेरिएबल है वो वैल्यू को लिखना है। तो यहाँ पे जो है इनपुट वेरिएबल लिख दोगे। ठीक है, तो इनपुट वेरिएबल 21 to 35 के बीच में क्या है, तो 21 to 35 के बीच में क्या है, इनपुट वेरिएबल 20 है। तो यहाँ पे लिखोगे 20, वैसे ही पूरा वैल्यू लिख दोगे। तो अभी 36 to 85 के बीच में जो इनपुट वेरिएबल वो रहेगा 30, यहाँ पे भी आएगा 30। ठीक है, अभी 1 to 20 के बीच में, 1 to 20 के बीच में क्या इनपुट वेरिएबल वैल्यू है, वो है 10। तो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे भी 10, और ये भी वाला वैल्यू आएगा 10। अभी 86 to 97 के बीच का जो वैल्यू है ये आएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का सेकंड टेबल भी जो है पूरी तरीके से फिल हो गया, जो है 3 कॉलम का। ठीक है, तो 3 कॉलम, और टेबल 1 और टेबल 2 है जो है दोनों फाइंड आउट हो गया। ये टेबल 1 लिख देता हूँ T1, और यहाँ पे ये हो जाएगा T2, टेबल 2। तो अपना दोनों टेबल फाइंड आउट हो गया। अभी ये जो दो टेबल है इसमें से अपना जो है पूरा कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो टैकल कर पाएंगे। तो मैं जनरली यही रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों को अगर ये जो भी क्वेश्चन है, आप सिमुलेशन का क्वेश्चन है, आपको कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा है, तो कम से कम ये दो टेबल जो है ये तो बना के रखो, जिसमें आप लोग को सिर्फ मैनुअल वर्क करना है और कुछ ऐसा आपको लॉजिकल थिंकिंग नहीं करने का। ठीक है, तो ये दो टेबल अगर बन गया तो अपन क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं, और क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो देख। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, यूज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ 10 रैंडम नंबर टू सिमुलेट द डिमांड फॉर द नेक्स्ट 10 डे। तो ये जो सिमुलेट करना क्या है, इसके लिए दो टेबल बनाए थे। तो ये वाला पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो है अपने से पूरी तरीके से टैकल हो चुका है। लेकिन सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ऑल्सो फाइंड द एवरेज डिमांड पर डे, और यहाँ पे जो है डेली डिमांड करके लिखा हुआ है। ठीक है, मैं एक अलग कलर का पेन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है डेली डिमांड करके लिखा हुआ है। तो डेली डिमांड हुआ यहाँ पे आपका इनपुट वेरिएबल, तो एवरेज डिमांड करके पूछा गया है। तो जो इनपुट वेरिएबल है वो कॉलम को रिप्लेस कर देंगे डिमांड करके, और वो जो कॉलम है उसका एवरेज वैल्यू निकाल देंगे। तो अपना इजीली जो है एवरेज डिमांड जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो जल्दी से करते हैं वो सेक्शन, और ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म हो जाए। तो देखते हैं वो कैसे करना है। तो अभी जो इनपुट वेरिएबल है इसको अपने को चेंज करके यहाँ पे लिखना है डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डिमांड, और इसका एवरेज डिमांड पर डे पूछा है, एवरेज डिमांड पर डे।
तो ये क्या होएगा, ये हो जाएगा टोटल डिमांड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो टोटल डिमांड क्या होएगा, 20 प्लस 30 हो जाएगा 50, प्लस 30 हो जाएगा 80, प्लस 30 110, 110 120 130 160 200, और ये हो जाएगा 240। तो टोटल डिमांड हो जाएगा 240। एंड नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ रैंडम नंबर्स कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 डेज है। तो 240 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 24। तो 24 केक इज द एवरेज डिमांड पर डे। तो ऐसा एक स्टेटमेंट लिख लेना, और यहाँ पे जो है आप लोग का सिमुलेशन का क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं भी एग्री करता हूँ कि काफी सिंपल लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग का जो कंसेप्ट है वो डेवलप करने के लिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो वैसे ही एक बहुत डिफिकल्ट लेवल का एक क्वेश्चन भी अपन देख लेंगे, ताकि आप लोग को जो यहाँ पे जो कंसेप्ट सीखा था वो यूटिलाइज कर पाएंगे और वो वाले क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछला क्वेश्चन जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है पिछले वाले क्वेश्चन से, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो काफी यूज होना है। तो पहला क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। द मैनेजमेंट ऑफ एबीसी कंपनी इज कंसिडरिंग द क्वेश्चन ऑफ मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। द फिक्स्ड कॉस्ट रिक्वायर्ड इन द प्रोजेक्ट इज ₹4,000। तो ये एक डेटा दिया है फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। यहाँ तक अपन ने जो भी क्वेश्चन पढ़ा था अपने को कोई भी कीवर्ड नहीं मिला था, ताकि आप लोग जो है ये क्वेश्चन सिमुलेशन का है फिक्स्ड बोल सकते। ठीक है, द थ्री फैक्टर्स आर अनसर्टेन, नेमली द सेलिंग प्राइस, द वेरिएबल कॉस्ट एंड एनुअल सेल्स वॉल्यूम। तो तीन डेटा दिया हुआ है, एक तो सेलिंग प्राइस है, एक वेरिएबल कॉस्ट है, और तीसरा जो है एनुअल सेल्स वॉल्यूम। The product has a life of only 1 year. The management has the data of these three factor as under. तो फिर यहाँ पे जो है डेटा दिया हुआ है। तो डेटा क्या है वो पढ़ते हैं। पहले सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और इन लोग का तीन फैक्टर था, उसमें से पहला जो है सेलिंग प्राइस है, सेकंड है वेरिएबल कॉस्ट, और थर्ड है वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे अपने को प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो अपना फर्स्ट कीवर्ड जो है यहाँ पे जो है चेक बॉक्स जो है अपना टिक हो जा रहा है, जो है प्रोबेबिलिटी का। और अभी अपने को दो और चेक बॉक्स फिल करने हैं। जो पहला है वो है रैंडम नंबर्स का, और दूसरा जो है वो है सिमुलेट ये वर्ड का। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ 30 रैंडम नंबर्स। तो रैंडम नंबर्स ये जो रिटर्न वर्ड है ये भी मिल गया, तो अपना सेकंड जो है चेक बॉक्स वो भी टिक हो जाए। अभी अपने को जो है सिर्फ एक सिमुलेट वर्ड चाहिए, और उससे अपने को जो है फिक्स पता चल जाएगा ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है वो सिमुलेशन चैप्टर का है। फिर वो 30 रैंडम नंबर है वो गिवन है। फिर उसके बाद लिखा है यूजिंग द सीक्वेंस फर्स्ट 3 नंबर फॉर द फर्स्ट ट्रायल। ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये मैं बता तो इसका मीनिंग क्या है, उसके पहले अपन जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर। Simulate the average profit for the above project on the basis of 10 ट्रायल। ठीक है, तो यहाँ पे सिमुलेट जो है ये वर्ड भी मिल गया, तो अपना तीनों चेक बॉक्स जो है ये कंप्लीट हो गया। तो अभी क्या बताया, सिमुलेट द एवरेज प्रॉफिट, तो अपने को जो है एवरेज प्रॉफिट निकालना है। पिछले क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट निकाले थे, ये वाले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकाल। तो वो सिंपल है काफी। फॉर द अबव प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ 10 ट्रायल। तो 10 ट्रायल बोला है, और रैंडम नंबर जो है वो 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ 10 ट्रायल बताया कि 10 ट्रायल ही दिया हुआ है, और रैंडम नंबर जो है वो 30 गिवन है। तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे जो है तीन फैक्टर भी है। तो फर्स्ट फैक्टर के लिए जो है फर्स्ट नंबर जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आएगा 81 आ जाएगा। और जो 32 है ये सेकेंड फैक्टर में जाएगा, और जो लास्ट नंबर है 60 है ये थर्ड फैक्टर में जाएगा, और ये पूरा हो जाएगा ट्रायल नंबर 1। ये समझ में आए। फिर ट्रायल नंबर 2 जो है इस पे नेक्स्ट नंबर जाएगा, यानी कि 0446 और 31। तो यहाँ पे आ जाएगा 04, यहाँ पे आ जाएगा 46, और यहाँ पे आ जाएगा 31। ये समझ में आया। तो क्योंकि यहाँ पे तीन फैक्टर है, क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि तीन फैक्टर है,
तो 30 रैंडम नंबर मिलेगा और वो 30 रैंडम नंबर को अपने को 10-10 रैंडम नंबर के 3 सेपरेट फैक्टर के लिए लिखने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा और उसके बेसिस पे अपना जो फर्स्ट टेबल है वो बना देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा और अभी जो है अपन फोकस करते हैं कि वो 4 कॉलम टेबल कैसे बनाना है। तो जनरली पता है 4 कॉलम टेबल ही बनाना है और यहाँ पे जो है 3 फैक्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर है एसपी, दूसरा फैक्टर है वीसी और तीसरा फैक्टर जो है सेल्स वॉल्यूम। तो कितने फैक्टर है उतने टेबल बनाएंगे। तो टोटल अपना बनेगा 3 टेबल। ठीक है, तो 3 टेबल में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो 3 टेबल ऐड कर दिया और ये इस पे जो इनपुट वेरिएबल है इस पे मैं वो वैल्यू लिख दूंगा। यहाँ पे एसपी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वीसी और यहाँ पे ले आ जाएगा एसवी यानी कि सेल्स वॉल्यूम। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम हमेशा रहेगा प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी लिख दिया। थर्ड कॉलम रहेगा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी यानी कि सीपी और फोर्थ कॉलम रहेगा वो हो जाएगा आरएनआई का, तो रैंडम नंबर इंटरवल। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो टेबल का जो हेडर होना चाहिए ये आप लोग को समझ में आया अच्छे से कर। तो इधर एसपी का वैल्यू क्या है 345, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 3 4 और 5। वीसी का वैल्यू क्या है, ये है 1 2 और 3। और फिर सेल्स वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो है 2000 3000 और 5000। अभी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.2 0.5 0.3, तो 0.2 0.5 और ये हो जाएगा 0.3। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है ये है 0.3 0.6 और 0.1 और लास्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.3 0.3 0.4 और लास्ट में आ जाएगा 0.4। तो यहां तक समझ में आया कि जो गिवन डेटा है उसी को मैंने 3 अलग अलग टेबल में लिख दिया। अभी जो है मेरे को निकालने का है, ये वैल्यू है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का। तो 0.2 के जगह पे तो सिर्फ आएगा 0.2, 0.5 प्लस 0.2 करेंगे तो आ जाएगा 0.7 और लास्ट में हमेशा 1। तो 1 तो हमेशा लास्ट में आएगा ही। यहाँ पे आ जाएगा 0.3 और यहाँ पे आ जाएगा 0.9 और सिमिलरली यहाँ पे आएगा 0.3, यहाँ पे आएगा 0.6 और लास्ट में हमेशा रहेगा 1। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का जो कॉलम है ये भी अपन ने पूरी तरीके से फिल कर दिया। अभी इसके बाद क्या बचा है, इसके बाद बचा है रैंडम नंबर इंटरवल। तो रैंडम नंबर इंटरवल के लिए क्या करना है, मैंने बोला है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको जो है नीचे लिख दो। तो 0.2 इंटू 100 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और वैसे ही 0.7 इंटू 100 हो जाएगा 70। ठीक है, ये आया और लास्ट में हमेशा जो वैल्यू है वो उसको 99 लिख देना, क्योंकि 100 कभी नहीं लिखते और 99 पे जो है रैंडम नंबर इंटरवल खत्म करते। तो रैंडम नंबर इंटरवल हमेशा एक 2 डिजिट का होता है। अभी मैं वो डेटा बताता हूँ कि वो वैसा क्यों है। रैंडम नंबर इंटरवल किससे निकलता है, प्रोबेबिलिटी से निकलता है और प्रोबेबिलिटी हमेशा अपने को जो है ये 2 डिजिट में आता है। ठीक है, 0 पॉइंट डैश एंड डैश। तो 85 93 ऐसा कुछ भी आता है लेकिन 2 डिजिट तक ही अपन ने सीमित रखा। तो ये 2 डिजिट तक ही सीमित है, तो आप लोग का रैंडम नंबर इंटरवल जो है ये भी 2 डिजिट तक ही सीमित रहेगा। तो स्टार्ट होगा वो 0 0 से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा स्टार्ट होता है 0 से और उसका लास्ट जो वैल्यू रहेगा ये हमेशा रहेगा 99। तो ये समझ में आया कि रैंडम नंबर इंटरवल का लास्ट जो वैल्यू है वो 99 क्यों है, ना कि 100। ये इजी। तो यहाँ पे 2 ही डिजिट रहेगा तो इसीलिए मैं जो है 99 लिख दिया। अभी 70 से एक पहले यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 69 और 20 से पहले यहाँ पे रहेगा तो 19 और डैश रख के 0 से स्टार्ट कर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो कॉलम है ये आपको अच्छे से समझ में आया कि आरएनआई का कॉलम कैसे लिखना है। तो वैसे ही अभी सेकंड वाले टेबल के लिए भर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 90, इसका एंड वैल्यू आ जाएगा 99, यहाँ का एंड वैल्यू आ जाएगा 89 और इसका 29 से लेके 0।
वैसे ही थर्ड कॉलम के लिए बनाते, तो 0, 30, 60, लास्ट वैल्यू आ जाएगा 99, यहाँ पे आ जाएगा 59 और फर्स्ट पे आ जाएगा 20। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो टेबल है ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो यहाँ तक आप लोग को जो है 2 से 2.5 मिल जाना चाहिए। मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि इतना डेटा का कुछ तो मार्क्स मिल जाएगा आपको। और ये वाला डेटा जो है अपन ने क्वेश्चन को ही फिर से लिख दिया हुआ है, तो इतने से जो चीज है वो करने के लिए भी आप लोग को जो है एक बेसिक्स मार्क तो मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी जो है अपन सेकंड जो टेबल है वो बनाने का कोशिश करते हैं, जो है 3 कॉलम का टेबल। 3 कॉलम का टेबल रहेगा और उस पर नंबर ऑफ रोज जो है, उस पर नंबर ऑफ रोज रहेंगे 10। ये 10 जो है एक्सक्लूडिंग हेडर रहेगा। तो हेडर छोड़ के 10 रहेंगे, क्योंकि अपने अपन ने जो है क्वेश्चन में पढ़ा था कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो है 10 करके। तो 10 ट्रायल्स है और 30 रैंडम नंबर्स है। तो रैंडम नंबर्स 30 और 3 फैक्टर है, तो सब जगह एक एक फैक्टर देके वो 30 नंबर डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो अपने को आ जाएगा नंबर ऑफ रोज विच इज 10। तो मैं जल्दी से वो रो 3 कॉलम का जो टेबल है उसका फॉर्मेट बना देता हूँ, ताकि अपन जो है वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाएंगे उसमें। ठीक है, तो जल्दी से बनाते हैं वो वाला टेबल। तो अभी अपने पास जो है 3 टेबल बना हुआ है 3 फैक्टर के लिए, और उसके साथ साथ अपने पास जो है 30 रैंडम नंबर है। तो ये जो दो डेटा है इसको अपन क्लब करके जो है अपना सेकेंड टेबल बना देंगे। तो सेकेंड टेबल जनरली जो है 3 कॉलम का होता है, और यहाँ पे क्योंकि 3 फैक्टर है तो मैं सोचा 3 3 के 3 कॉलम बना के बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। उससे अच्छा जो है क्लब करके लिख देंगे। और क्लब करके लिखने के साथ साथ जो मैं RNI है यानी कि रैंडम नंबर इंटरवल है, वो वाले कॉलम को जो है ओमिट कर दूंगा। क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैं कैसे करता था, 81 वैल्यू लेता था, तो 81 किसके बीच में, 70 टू 99, तो मैं वो भी लिख देता था। फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 5, वो भी लिख देता था। तो फिर इतना जो एक्सेसिव जो वर्क है वो मैं इधर अवॉइड करना चाहता हूँ, और मैं जो है कट शॉर्ट करके छोटे से जो आपको आंसर है वो लाने का कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट जो कॉलम है यहाँ पे लिखूंगा ट्रायल नंबर। तो ट्रायल नंबर क्या है, 1 से लेके आ जाएगा अपना 10, क्योंकि 30 रैंडम नंबर है। और बताया कि पहला 3 नंबर है वो ट्रायल 1 के लिए, दूसरा 3 नंबर ट्रायल 2 के लिए है, तीसरा 3 नंबर ट्रायल 3 के लिए, ऐसे ऐसे करके जाएगा कर। तो 30 नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो हो जाएगा 10। तो यहाँ तक समझ में आया। तो इसके बाद जो पहला मैं लिखूंगा यहाँ पे एसपी का जो रैंडम नंबर है वो लिखूंगा, तो रैंडम नंबर ऑफ एसपी। यहाँ पे लिखूंगा रैंडम नंबर ऑफ वीसी और रैंडम नंबर ऑफ एसवी। तो इसको मैंने एक सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, वीसी यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, और एसवी यानी कि सेल्स वॉल्यूम। तो ये 3 वैल्यू लिख दिया इधर में। और उसके साथ उसके बाद जो है ये जो 30 रैंडम नंबर दिया हुआ है इसको मैं यहाँ पे फिल आउट करते जाऊँ। तो पहला जो है 81 यहाँ पे आएगा, फिर 81 के बाद यहाँ आ जाएगा 32, और यहाँ आ जाएगा 60। तो ये 3 कट हो गया। फिर उसके बाद जो है 0446 और 31, तो यहाँ पे लिखूंगा 04, यहाँ पे आ जाएगा 46, और यहाँ पे आएगा 31। ऐसे करते करते मैं जो है पूरा टेबल भर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जो है सब समझ में आया होगा। अभी इसके साथ साथ अभी क्या लिखना है, इसके अकॉर्डिंग जो करस्पॉन्डिंग सेलिंग प्राइस है या फिर करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसका वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे एस पे आएगा, यहाँ पे वी से आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सेल्स वॉल्यूम। तो 81, 81 किधर आ जाएगा, 81 आएगा यहाँ पे थर्ड रो पे 70 और 99 के बीच में। तो उसका करस्पॉन्डिंग एसपी का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 5। ये समझ में आया। तो वैसे ही अभी वीसी का चेक करेंगे, तो वीसी का जो रैंडम नंबर वैल्यू है वो है 32।
विच लाइज बिटवीन 30 to 89। तो 30 to 89 के बीच में वो लाई कर रहा है, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग वीसी का वैल्यू ये हो जाएगा 2। और वैसे ही 60 का, 60 to 99 के बीच में जो है सेल्स वॉल्यूम का वैल्यू है 5000। ठीक है, ये आप लोग एक एक कर के निकाल सकते हो, मतलब एक ट्रायल का एक बार निकाले, फिर सेकेंड ट्रायल का कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट जो है एक एक कॉलम को टारगेट कर सकते हो। तो 0 to 4 किधर आएगा, यहाँ पे आएगा 3 में। और 67 कहाँ पे आ जाएगा, 67 आ जाएगा 4 पे। और फिर 10 जो है वो आ जाएगा 3 पे। 39 जो है ये आएगा 4 पे। 59 आएगा 4 पे। 12 जो है ये वैल्यू आएगा 3 पे। 31 आएगा 4 पे। 82 आ जाएगा 5 पे। और लास्ट का 11 जो आएगा ये आएगा 3। तो वैसे ही बाकी टेबल भी पूरा फिल कर देंगे। तो बाकी टेबल फिल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा वो देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला टेबल जो है ये भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया कि इसका वैल्यू कैसे लिखना है। अभी इसके बाद जो है यहाँ तक आप लोग को जो है अगर समझ में आया, तो अपना सिर्फ फाइनल एक स्टेप बचा रहता है, जो है क्वेश्चन को टैकल कर। तो जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन और देखते हैं कि ये वाली क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है यूजिंग दिस टेबल। तो देखते हैं वो कैसे करना है। तो अभी पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, द फिक्स्ड कॉस्ट रिक्वायर्ड इन द प्रोजेक्ट इज 4000। तो 4000 एक अपने को कॉस्ट दिया हुआ है। और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट हमेशा जो रहता है ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। और कॉस्ट प्राइस में जो है यहाँ पे आएगा आप लोग का फिक्स्ड वैल्यू और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा और वेरिएबल कॉस्ट। और सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट होएगा, सेलिंग प्राइस कितना क्वांटिटी आपने बेचा है। तो सेल्स वॉल्यूम जो है कितना क्वांटिटी आपने बेचा है वो मल्टीप्लाइड बाय जो सेलिंग प्राइस रहेगा। तो सेलिंग प्राइस जो टोटल वैल्यू है वो कैसे मिलेगा, कितना वॉल्यूम बेचा है और मल्टीप्लाइड बाय एक जो प्रोडक्ट है उसका क्या कॉस्ट है करके। तो इसमें से अपने को जो है सेलिंग प्राइस टोटल मिल जाएगा। और वैसे अभी कॉस्ट प्राइस ढूंढना है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे ढूंढेंगे। कॉस्ट प्राइस के लिए एक जो फिक्स्ड वैल्यू है ये दिया है अपने को 4000। और जो दूसरा दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिलेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड रहेगा किससे, सेल्स वॉल्यूम से। कि लाइक 5000 क्वांटिटी को बनाने के लिए एक फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। 3000 क्वांटिटी के लिए वो चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आएगा वेरिएबल कॉस्ट इनटू सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी अपने को पता है एसपी माइनस सीपी यानी कि जो प्रॉफिट निकालना है। तो एसपी इंटू एसपी माइनस वीसी इंटू एसवी। तो इन दोनों में से जो है एसवी कॉमन ले लेंगे अपन। तो एसवी कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो रहेगा ब्रैकेट में एसपी इंटू जो बचेगा ब्रैकेट में वो आएगा एसपी माइनस वी। और ये एक और ब्रैकेट के बाहर जो प्रॉफिट का पूरा वैल्यू आएगा ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस फिक्स्ड वैल्यू जो है 4000। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो प्रॉफिट का जो इक्वेशन है ये समझ में आया अच्छे से, कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और ये पूरे को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट से। तो ये वाले इक्वेशन को जो है अपन अपना जो टेबल मिला है उस पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करने का कोशिश करेंगे। और हर ट्रायल में जो है, हर ट्रायल यानी कि टोटल 10 ट्रायल है, तो हर ट्रायल में जो प्रॉफिट मिला है वो फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो हर ट्रायल का प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो हर ट्रायल का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन का जो आंसर टैकल करने के लिए स्ट्रैटेजी यूज करना है वो आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी अपने पास ये टेबल है और अपने अपन ने ये जो फॉर्मूला है इसको डिराइव कर। तो अभी ये फॉर्मूला और ये टेबल से फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट ऑफ ट्रायल वन। तो प्रॉफिट ऑफ ट्रायल वन क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट ऑफ ट्रायल वन हो जाएगा एसवी यानी कि सेल्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे 5000 दिया हुआ है, तो 5000
मल्टीप्लाइड बाय SP माइनस VC। तो SP है 5, VC है 2, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3। तो 5000 इंटू 3 और माइनस फिक्स्ड वैल्यू जो है ये हमेशा रहेगा 4000। तो 5000 इंटू 3 कितना हो गया? 15000। 15000 माइनस 4000 करेंगे तो P1 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 11000। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ ट्रायल 1 मिल गया जो है 11000। वैसे ही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं प्रॉफिट ऑफ ट्रायल 2। तो ट्रायल 2 में क्या है? SP वैल्यू 3 है, BC वैल्यू 2 है, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय SV, SV 3000 रहेगा, तो 1 इंटू 3000 3000 रहेगा, और माइनस फिक्स्ड वैल्यू जो है 4000। तो 3000 माइनस 4000 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1000। तो -1000 यानी कि प्रॉफिट नहीं हुआ है, उल्टा नुकसान हुआ है, यानी कि लॉस हुआ है। तो जो ट्रायल 2 है इसमें से -1000 आए। तो वैसे ही ट्रायल 3 का निकालते, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। 3 इंटू 2 6000, 6000 माइनस 4000 करेंगे तो आ जाएगा 2000। मैं ये ओरली कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है, आप लोग को स्टेप वाइज समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया है। अभी P4 निकालेंगे, तो P4 का जो वैल्यू है 3 माइनस 2, तो 1 हो जाएगा। 1 इंटू 2000, 2000, 2000 माइनस 4000 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -2। तो P4 तक मिला। अभी P5 का वैल्यू फाइंड आउट कर, तो P5 क्या है? 4 माइनस 2 यानी कि 2। 2 इंटू 2000 हो जाएगा 4000। 4000 माइनस 4000 आ जाएगा 0। अभी P6 निकालते, तो P6 का वैल्यू क्या आएगा? 4 माइनस टू 2000, 4 माइनस टू 2, 2 इंटू 5000 10000 हो जाएगा। 10000 से 4000 माइनस करके तो फाइनल आंसर बचेगा 6000। वैसे ही P7 का वैल्यू निकालेंगे, P7 क्या? 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 5000, 5000 माइनस 4000 करेंगे तो आ जाएगा 1000। अभी P8 का वैल्यू 4 माइनस टू 2000, 4 माइनस टू 2, 2 इंटू 5000 10000 माइनस 4000 करोगे तो 6000 आ जाएगा वैल्यू। P8 तक मिल गया। अभी P9 और P10 निकालते हैं, तो P9 का वैल्यू आएगा 3 इंटू 2 6000 माइनस 4000 आ जाएगा 2000। और P10 यानी कि 10th ट्रायल का जो प्रॉफिट है वो क्या है देखते हैं, तो 3 माइनस 3 0, तो 0 इंटू 2000 0 हो जाएगा, माइनस 4000 करेंगे तो यहाँ पे एक लॉस हो जाएगा जो है 4000। तो ये आया अपने को 10 ट्रायल का करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट वैल्यू। तो अभी अपने को क्या निकालने का है? अपने को एवरेज वैल्यू निकालना है। तो एवरेज कैसे करेंगे? सबका एडिशन निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट विल बी टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रायल। तो 10 ट्रायल है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। और अभी सारे प्रॉफिट का जो एडिशन है वो करते हैं, तो 11000 माइनस 1000 10, 10, और ये तो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे से बचा 10000, और यहाँ पे से जो बचा है वो है 13। तो 13 प्लस 10 हो जाएगा 23। 23 प्लस 2 हो जाएगा 25। 25 माइनस 4 हो जाएगा 21। तो ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा 21000, और डिवाइड बाय 10 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट विल टर्न आउट टू बी 2100। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग को जो है सिमुलेशन का यूज कैसे करना है ये भी समझ में। तो अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारा जो चैनल है उसको ग्रो होने में मदद करना। तो जल्दी से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रोइंग। चलो बाय।